हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम निकरा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट राइट टू फ्रीडम देखेंगे, जो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक हमको हमारे संविधान में दिए गए हैं। इससे पहले का फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वलिटी की वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम। तो भारतीय संविधान में हमें 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पहले 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से उसको हटा के 6 कर दिए, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है तथा उसे अब लीगल राइट बनाकर आर्टिकल 300 में लिख दिया गया है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। तो फंडामेंटल राइट्स में जो सेकंड फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम, अगर हम संविधान की प्रस्तावना देखें तो उसमें भी हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना जैसी विभिन्न स्वतंत्रताओं की उसमें चर्चा करी गई है। तो राइट टू फ्रीडम में पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब वाक स्वातंत्र आदि विषय पर कुछ अधिकारों से संरक्षण, मतलब कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो उसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं इसके बारे में हमें बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानने का अधिकार, किसी भी जानकारी को लेने का अधिकार। यदि आपने अभी देखा हो तो न्यूज़पेपरों में पढ़ते होंगे कि विभिन्न चीज़ों की आरटीआई लगाकर ये पता किया गया कि भारत की सरकार या राज्य सरकार क्या काम कर रही है क्या। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के ही तहत ये हमारा मूल अधिकार हुआ है कि हमें जानकारी जानने का अधिकार है। और अभी ये आरटीआई इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कार्यालय को भी आरटीआई के दायरे में लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, वहाँ से भी हम जानकारी मंगा सकते हैं। तो इसमें आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि हमें बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जानकारी लेने का भी अधिकार है। लेकिन यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं। ये आज़ादी आर्टिकल 19 में जो जो आज़ादी दी गई हैं उसके लिए रीजनल रिस्ट्रिक्शन की भी बात करी गई है। अगर हम मूल संविधान में देखें तो हमें मूल संविधान में 4 प्रकार की इस पर रीजनल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। जिसमें पहली थी राज्य की सुरक्षा, कि राज्य की सुरक्षा के लिए इसमें पहली थी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपकी आर्टिकल 19 को ख़त्म किया जा सकता है।
दूसरी थी मानहानि के लिए, तीसरा इसमें था नैतिकता, मोरलिटी, और चौथा था न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। पहला इंग्लिश में बता दें तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा। दूसरा मानहानि, डेफेमेनेशन, नैतिकता, मोरालिटी। और चौथा न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसके आधार पर रीजनल रिस्ट्रिक्शन इसमें दी गई थी। लेकिन यदि अगर हम देखें तो संशोधन के बाद, इसमें संशोधन किए गए समय समय पर, और संशोधन के बाद इसमें 4 रीजनल रिस्ट्रिक्शन और ऐड करी गई हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो रीजनल रिस्ट्रिक्शन का एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं, 4 + 3 + 1 = 8। 8 रीजनल रिस्ट्रिक्शन है। इसमें मूल संविधान में 4 थी, संशोधन, पहले संशोधन में 3 जोड़ी गई, उसके बाद फिर एक और इसमें ऐड करी गई। तो इसमें हम देखें कि संशोधन के बाद इसमें पहली रीजनल रिस्ट्रिक्शन कौन सी जोड़ी गई थी, तो वो था मित्रवत व्यवहार वाले देश। मतलब जिन देशों से हमारे देश के व्यवहार अच्छे हैं, उनके लिए आप कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं। यदि आप उनके लिए कुछ बोल रहे हैं तो उस पर आप पर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। और तीसरा अपराध के प्रति उद्दीपन, इंसेटमेंट टू एन ऑफेंस। मतलब कि किसी को उकसाना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के भाषण सुनने के बाद, स्पीच सुनने के बाद लोग उग्र हो जाते हैं और गलत काम या दंगे करने लगते हैं। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन जोड़ी गई कि आप किसी को यदि उकसाते हैं तो उसमें भी आपका आर्टिकल 19 का जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको छीन लिया जाएगा। इसमें हम, और जो चौथी आखिरी जो ऐड करी गई है वो है हमारी संप्रभुता, हमारी अखंडता, हमारी यूनिटी को यदि कोई तोड़ता है, हमारी एकता के लिए कोई कुछ गलत बात कहता है, हमारी अखंडता, हमारी जो सोवरेनिटी है, उसके लिए यदि कोई, अगर आप देखें तो अभी 2 साल पहले जेएनयू का एक मामला सामने आया था जहाँ पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। उस समय कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 में दी गई है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है, लेकिन हम कुछ भी बोलें ये हमें स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो आर्टिकल 19(1)(a) हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता देता है, साथ में हमें जानने का भी अधिकार देता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 1(b). आर्टिकल 1(b) कहता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हथियार रहित, शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन करने की आज़ादी। कि हम कहीं भी जाकर सम्मेलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए और हथियार रहित। ऐसा नहीं है कि हम AK-47 लेके सम्मेलन करने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और यदि पुलिस आपको उठा के ले जाती है और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है,
तो फिर जो पुलिस आपको फंडामेंटल राइट्स दिखाएगी वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए कभी भी सम्मेलन करिए, लेकिन शांतिपूर्ण और हथियार रहित। इसमें यदि हम तीसरा देखें, आर्टिकल 1C, तो इसमें हमें संघ, संगम तथा सहकारी समिति बनाने की आज़ादी है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें एक चीज़ याद जरूर रखिएगा, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 97वें संविधान संशोधन 2011 से ऐड किया गया है सहकारी समितियों को। इसके पहले या ये कहें मूल संविधान में सहकारी समितियों की बात नहीं की गई थी। इनको 97वें संविधान संशोधन 2011 से ऐड किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। इसका मतलब है कि हमें कोई भी सहकारी समिति बनाने का, संघ बनाने का, पार्टी बनाने का, या कोई भी आपने देखा हो मजदूर संघ बना लेते हैं, किसान संगठन अभी बहुत चर्चा में चल रहे हैं, तो संघ बनाने की हमें आज़ादी आर्टिकल 19(1)(c) देता है। इसके बाद है आर्टिकल 1D। इनको याद रखिए, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे। आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(d) कहता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत में अबाध रूप से घूमने की आज़ादी, कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और पुलिस ने आपको पकड़ लिया कि ये कहाँ जा रहे हैं, बोले हमको घूमने जा रहे हैं, बोले नहीं आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में दंगे हो रहे हैं और उस क्षेत्र में दंगे होने के कारण वहाँ की सरकार ने सीमा को सील कर दिया है, अपने राज्य की सीमा को सील कर दिया है, और फिर भी आप उस राज्य में जाना चाह रहे हैं और फिर आपको पुलिस सीमा के बाहर रोक लेती है और कहती है कि नहीं हमारे तो फंडामेंटल राइट्स हैं और हमको जाना होगा, तो पुलिस जो आपको डंडे के साथ फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएगी, उससे अच्छा है कि आप पहले यहाँ से फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाइए, नहीं तो मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाऊँगा। तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत में कहीं भी अबाध रूप से घूमने की आज़ादी। इसके बाद है आर्टिकल 19(1)(e). आर्टिकल 19(1)(e) कहता है भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। इसमें थोड़ा सा और आप ऐड कर लीजिए कि पहले इसमें था जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब से यहाँ बसने की स्वतंत्रता, मतलब बाहर के व्यक्ति भी आकर यहाँ रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। पहले यहाँ ज़मीन खरीदने का अधिकार अदर स्टेट के पर्सन को नहीं था। तो ये चीज़ अलग है। हाँ, बस ये चीज़ याद रखिए कि अब जम्मू कश्मीर में भी आप बच सकते हैं। यदि किसी को जम्मू कश्मीर में रहना हो, कि वादियों में रहना है, तो वहाँ आप आराम से रह भी वहाँ आप आराम से रह भी सकते हैं। आगे के लेक्चर देखें तो आगे की आर्टिकल में हम देखें तो आर्टिकल 1F, आर्टिकल 1F
आप देख रहे होंगे इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो आर्टिकल 1F जो हमें राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार देता था, जिसे 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसके बाद आगे है आर्टिकल 1G, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब कोई भी व्यापार, उपजीविका करने की आज़ादी। कोई भी व्यापार करिए, कुछ भी करिए, अपनी जीविका चलाने के लिए आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मन कर रहा है कि भैया मुझे ड्रग्स का बिजनेस करना है, और फिर पुलिस आपको उठा के ले गई, और फिर आप कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स था। तो ऐसा नहीं है। जो लीगल हो, किराना की दुकान करिए, पकौड़े तलिए, चाय की टपरी लगाइए, इसमें आपका राइट है। लेकिन कोई भी गलत काम करने में आपका राइट नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल 19 हमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं देता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है कि आप इन चीज़ों में या कुछ कंडीशंस के साथ आपके आर्टिकल 19 को ख़त्म भी किया जा सकता है। अगर इसमें हम आर्टिकल 19(1)(a), जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी गई है, इसमें यदि हम एक केस देखें सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था। थोड़ा केस की अगर आप बैकग्राउंड को देखें तो केरल में एक संप्रदाय है जेहोवा विटनेस, एक यहूदी समूह है केरल का, जेहोवा विटनेस। ये केरल का यहूदी संप्रदाय है। ये जो यहूदी संप्रदाय है उसका एक समूह है जेहोवा विटनेस। यहूदी संप्रदाय का जेहोवा विटनेस। इसका एक मामला है कि इन लोगों का मानना है कि ये केवल खुदा की इबादत करते हैं और किसी अन्य की इबादत नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक स्कूल में कुछ बच्चों को राष्ट्रगान ना गाने के कारण स्कूल से रेस्ट्रिगेट कर दिया। उनके फादर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में, या यूँ कहें कि बोलने की आज़ादी के लिए ना बोलना भी उसमें अंतर्निहित है। ये सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया कि अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति नहीं करना यह भी शामिल है। अर्थात आप अभिव्यक्ति करने के साथ साथ यदि अभिव्यक्ति नहीं करते हैं तो वह भी आपकी एक अभिव्यक्ति है। ये अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत निहित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रगान को ना गाना कोई अपराध नहीं माना जाएगा, परंतु राष्ट्रगान को गाने के समय कोई व्यवधान उत्पन्न करना ये गलत है, ये गलत माना जाएगा। और उसके लिए जो आईपीसी की दंड संहिता के तहत जो कार्रवाई जो सज़ा का प्रावधान है, तो उसमें आपको सज़ा दी जाएगी। इसमें यदि एक चीज़ और, यहाँ पर एक दो शब्द आते हैं, उनको थोड़ा सा और समझिए। एक होता है बंद, बंद करना। जैसे अभी आपने देखा हो तो भारत बंद, 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया था। और एक होता है हड़ताल। ये दो शब्द बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन रहता है इन शब्दों में।
बंद करना, हड़ताल करना, तो हम बंद बुला सकते हैं क्या, या हड़ताल कर सकते हैं? तो इसमें कि अभिव्यक्ति के अधिकार में हड़ताल करने का अधिकार तो है। यदि हमें अपनी स्पीच देना है तो उसके लिए हम हड़ताल तो कर सकते हैं कि हड़ताल, कि आज बाजार में हड़ताल रहेगी। बाजार में हड़ताल रहेगी तो बाजार पूरी तरह हड़ताल नहीं करता है, बाजार में कोई एक संगठन हड़ताल पर चला जाता है। जैसे अगर आपने देखा हो तो नगर पालिका के जो वर्कर हैं वो हड़ताल पर चले गए, वो बंद का ऐलान नहीं करते हैं, वो हड़ताल पर जाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान हमें बंद का अधिकार नहीं देता है। कारण कि यदि बंद का आप आह्वान करते हैं कि भारत बंद रहेगा या राज्य का कोई क्षेत्र बंद रहेगा, तो उससे क्या है कि लोगों के जीवन का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ, और उनको घूमने का जो अधिकार है, जैसा हमने आर्टिकल डी में देखा था, कहीं भी घूमने का अधिकार, तो वह उल्लंघित होता है, उसका वायलेशन होता है। इस कारण बंद करने का आह्वान नहीं किया जा सकता है, जबकि हड़ताल का आह्वान किया जा सकता है। यह हड़ताल आप कर सकते हैं, लेकिन बंद बुलाना गैर संवैधानिक है। इसमें तमिलनाडु सरकार ने एक बार वहाँ के टीचर्स और जो कुछ सरकारी कर्मचारी थे वो कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए और तमिलनाडु सरकार ने उनको नौकरी से निकाल दिया और वह जाकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाई कि हमने हड़ताल किया था और तमिलनाडु सरकार ने हमको नौकरी से निकाल दिया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के डिसीजन को वैध माना। अब क्यों वैध माना वो चीज़ अलग है, लेकिन हमें यहाँ ये समझना है कि आर्टिकल 19 हमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं देता है। जैसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शन के साथ हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो उसमें बोलने की आज़ादी, आर्टिकल 1B क्या कहता है, हमें संघ बनाने की आज़ादी है। आर्टिकल 1B कहता है शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है। सी कहता है संगम, सहकारी समिति, संघ बनाने का अधिकार है। डी कहता है भारत में अबाध रूप से घूमने की आज़ादी है। ई कहता है भारत में बसने की स्वतंत्रता है। एफ को हटाकर आर्टिकल 300A में लिख दिया गया है। इसके बाद जी कहता है कोई भी व्यापार करने की हमें स्वतंत्रता होगी। लेकिन ये सारी स्वतंत्रताएं कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शन के साथ में दी गई हैं। हमें लगता है कि आर्टिकल 19 पर इतनी चर्चा पर्याप्त है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब यदि आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए भी आपको कुछ संरक्षण दिया गया है। इसमें आर्टिकल 20(1) कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल पेनल्टीज। इसका मतलब है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से सुरक्षा। हिंदी थोड़ी क्लिष्ट है इसकी, तो आप ये समझिए रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है बैक डेट से जाकर, मतलब पिछली तारीख से। इसको अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आज के दिन यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है
और चोरी करने के लिए मान लीजिए कि 3 महीने की सजा का प्रावधान है, लेकिन किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ चोरी होती है, वो सरकार पर दबाव डालता है कि आप इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दिलवाइए, लेकिन आईपीसी की धारा में सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो संसद ऐसा नहीं कर सकती कि कोई कानून बनाए कि अब से अगर चोरी की जाती है तो उसे फांसी की सज़ा होगी और उसको बैक डेट से जाके लागू करे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आज के दिन, जिस दिन कोई अपराध किया गया है, तो उस दिन उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है, वही सज़ा उसमें दी जाएगी। बैक डेट से जाकर नहीं किया जाएगा। केवल क्रिमिनल पेनल्टीज में, केवल दांडिक विधियों में, दंड में जो दिया गया है, लेकिन सिविल मामले में ये किया जा सकता है। यहाँ ये बात ज़रूर रखिएगा याद कि सिविल का यदि कोई मामला है, सिविल मामले में, इसको ऐसे लिख देते हैं, सिविल यदि कोई मामला है उसमें पिछली तारीख से चीज़ें लागू की जा सकती हैं। से कानून लागू किया जा सकता है, ठीक है, केवल सिविल मामले में, इसके अलावा नहीं। क्रिमिनल मामले में ऐसा नहीं होगा। तो इसमें पहला आर्टिकल क्या कह रहा है कि भूत लक्षित दांडिक विधियों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल पेनल्टीज। इसके बाद दूसरा देखते हैं आर्टिकल 20(2) सब क्लॉज 2, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पेनल्टीज। इसका मतलब है कि दोहरे दंड से सुरक्षा, मतलब एक ही कृत्य के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने चोरी करी, उसको एक बार दंड मिल गया, उसने उस अपराध के लिए सजा भी प्राप्त कर ली, सजा पूरी कर ली, और फिर यदि सरकार या कोर्ट ये सोचे कि इसको दोबारा इसी अपराध के लिए, अपराध वही है लेकिन उसी अपराध के लिए दोबारा दंड दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें कृत्य एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कृत्य, बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक घर में चोरी करने के लिए घुसा, उसने चोरी करी। चोरी करते समय यहाँ देखिएगा, पहले वो क्या, पहला अपराध क्या किया उसने, किसी के घर में चोरी के इरादे से घुसा, चोरी करने आया, ठीक है, पहला अपराध ये हो गया। दूसरा अपराध, उसने चोरी करी, 2 अपराध हो गए। तीसरा अपराध कि चोरी करते समय जो उस घर का मालिक था वो जाग गया। अब वो जाग गया तो उसके साथ उसकी हाथापाई भी हुई, तो मारपीट का मामला। मारपीट में वो व्यक्ति मर गया, चोरी करने वाला नहीं,
जो उसका मालिक था उस घर का। तो क्या हुआ, एक मर्डर भी हो गया, कत्ल भी किया, और पांचवा क्या हुआ कि जो वेपन था, जो हथियार था, वो हथियार भी अपने साथ ले गया छुपाने के लिए। तो हथियार मिटाना ये भी अपराध है। तो अब देखिए, काम करने गया था वो केवल चोरी, लेकिन चोरी के अंदर कितने सारे काम हो गए कि चोरी करने आया, पहला तो यही अपराध हुआ, दूसरा चोरी करी, तीसरा मारपीट करी, चौथा मारपीट में वो मर भी गया, और पांचवा वो हथियार भी ले गया। तो एक ही अपराध में के अंदर कितने अपराध हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको केवल चोरी के लिए ही दंड दिया जाएगा, उसको ये सभी अपराधों के लिए दंड दिया जाएगा। ये बात याद रखना है। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि अब कोर्ट इसको सज़ा देगा, तो हर कृत्य के लिए, हर अपराध के लिए, हर ऑफेंस के लिए अलग अलग सज़ा का प्रावधान है, अलग अलग पेनल्टीज़ हैं, अलग अलग पनिशमेंट हैं। तो इसमें यदि मान लीजिए कि 5 अपराध हैं और अपन ऐसे मान लें कि 1 वर्ष प्लस 5 वर्ष प्लस 2 वर्ष प्लस 7 वर्ष प्लस 3 वर्ष, इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 16 हो गया, 17 और 18 साल हो गया। अगर देखें तो 18 साल की इसको सज़ा होनी चाहिए। अब यहाँ जो फैसला कोर्ट करेगी उसमें कोर्ट ये भी कर सकती है कि सारी सजाएं एक साथ चलें, कि पैरेलल सारी सजाएं चल रही हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक के बाद एक सज़ा चालू हो, कि जैसे मान लीजिए कि पहले वो चोरी करने के इरादे से घुस रहा था तो उसके लिए 1 साल, फिर 5 साल, फिर 2 साल, फिर 7 साल, फिर 3 साल, ऐसे करके उसे 18 साल सज़ा काटनी पड़े। और ये भी हो सकता है कि सब पैरेलल चलें। तो जब पैरेलल में चलती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ी सज़ा है, मतलब 7 साल, इसी के अंदर सारी सजाएं आ जाती हैं। ये कोर्ट डिसाइड करता है, ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, हाँ, लेकिन एक जानकारी के लिए आपको यहाँ मैंने बता दिया। तो इसमें हम आर्टिकल 20(2) कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट, कि मतलब दोहरे दंड से सुरक्षा, एक ही कृत्य के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। तो आपका ये आर्टिकल हो गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 20(3), ये कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एविडेंस अगेंस्ट यू, मतलब अपने विरुद्ध गवाही से सुरक्षा, कि मतलब आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। जी बात क्या है। अब अगर आप देखें तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस आपके बयान पर हस्ताक्षर कराती है। मेरी वीडियो देखने के बाद यदि आप किसी ऐसे कांड में फंस भी जाएं कि पुलिस आपसे आपका बयान रजिस्टर्ड भी करा दे, उस पर साइन भी करा ले, तो आप बेशक साइन कर दीजिए उस पर आप हाथ की छाप भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें आर्टिकल 20(3) अपने खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा देता है। हम अपने खिलाफ, अपने लिए, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, केवल क्रिमिनल मामले में। सिविल मामले में ऐसा नहीं होता है, क्रिमिनल मामले में। तो अब सरकार वो पुलिस फिर करती क्यों है ऐसा। पुलिस ऐसा करने के बाद यदि मजिस्ट्रेट के सामने वो चीज़ पेश भी करती है तो मजिस्ट्रेट उसको सिरे से खारिज कर देता है। आपका वह बयान रिकॉर्ड किया जाएगा जो आप मजिस्ट्रेट के सामने देंगे, वो आपकी गवाही होगी, वो आपका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, वो बात आपकी रखी जाएगी।
तो इसलिए आर्टिकल 20(3) हमें अपने विरुद्ध गवाही से भी सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एविडेंस अगेंस्ट यू। आगे आर्टिकल देखें, नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 21, सबसे मज़ेदार आर्टिकल। इस आर्टिकल को हम रबर आर्टिकल भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रबर आर्टिकल किसे कहते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल रबड़ की तरह खिंचता चला जा रहा है, यहाँ से भी खिंच रहा है, यहाँ से भी खिंच रहा है। रबड़ को आप खींचिए, खींचते चले जाएंगे। तो ऐसे ही आर्टिकल 21 है। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या संरक्षण। अब इसमें राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है हमें। बात तो सही है भैया, जीने का अधिकार है, तो क्या जीने के साथ हमें मरने का भी अधिकार है? तो ऐसा नहीं है। जीने के साथ हमें मरने का अधिकार नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19 कहता है कि हमें बोलने की आज़ादी के साथ ना बोलने की आज़ादी भी शामिल है। यहाँ जी बात, आर्टिकल 19 यहाँ मत लगा दीजिएगा कि भैया हमें बोलने की आज़ादी के साथ ना बोलने की आज़ादी भी शामिल है, तो शायद हमें जीने के अधिकार के साथ मरने का भी अधिकार है। नहीं, हमें मरने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें हम आगे एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें मरने का भी अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में। एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि राइट टू लाइफ हमें जो दी गई है, तो वो राइट टू लाइफ हमसे छीनी भी जा सकती है। लेकिन कैसे छीनी जा सकती है? तो इसमें लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसको हिंदी में देखें तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब कि कोई भी लॉ बनाकर ही आपको उस चीज़ से वंचित किया, मतलब उससे आपको हटाया जाएगा। ऐसे आप अगर सोचें कि कोई भी चीज़ है जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है और उसको हम एकदम हटा दें, तो ऐसे नहीं हटा सकते। तो इसमें लिखा है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब विधि के द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया, कोई विधि कानून बनाकर ही आपको आर्टिकल 21 से हटाया जा सकता है, उसके अधिकार से आपको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसमें हमें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं? बहुत सारे राइट हैं। तो इसमें है ये लाइफ, जीने का अधिकार है, उसके साथ प्राइवेसी जो अभी जोड़ा गया है, निजता का अधिकार है, गुड हेल्थ, अच्छा जीवन, अच्छी हमारी स्वास्थ्य हो, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, प्रदूषण रहित पर्यावरण हो, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। वो जो वन टाइम पेपर है हमारे एसएससी बैंक, इनमें नहीं पूछे जाते हैं, हाँ, लेकिन पीएससी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाते हैं, लेकिन केस नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन हम यदि मेंस में ये चीज़ें लिखते हैं तो उसमें हम अगर केस का भी वर्णन करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें हमें राइट टू स्लीप, सोने का भी अधिकार है। बहुत से बच्चे तो खुश हो गए होंगे, राइट टू स्लीप, सर ने बहुत अच्छी चीज़ बता दी, राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है। अब तो अगर मम्मी पापा ने कहा कि भैया सवेरे से उठो, तो हम कोर्ट चले जाएंगे कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, घर वाले कुछ भी कर सकते हैं।
इसके बाद राइट टू फूड, खाने का भी अधिकार है हमें, अच्छा अच्छा खाइए। फ्रेश एयर, ताज़ी हवा खाने का अधिकार है। राइट टू ओनर, सम्मान का अधिकार है। राइट टू फ्री लीगल एड, विधिक सहायता का भी अधिकार है। राइट टू एबॉर्ड, सॉरी राइट टू एब्रॉड, मतलब विदेश जाने का भी अधिकार है हमें। तो ये सारे अधिकार आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है, इसमें आर्टिकल 21 में एक संशोधन भी किया गया, आर्टिकल 21(1). इसमें हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया, उनका अधिकार होगा शिक्षा का अधिकार, और ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। और यह 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, और उसी के अंदर आर्टिकल 21 सब क्लॉज 1 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। मतलब हमें भारतीय संविधान गिरफ्तारी में भी कुछ अधिकार देता है कि यदि पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो आपके गिरफ्तार होने पर आपके क्या क्या अधिकार हैं। बहुत से लोगों को तो हम जानकारी ही नहीं होती है कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से अधिकार का हमारा वायलेशन हो रहा है। तो इसमें आर्टिकल 22 हमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध से संरक्षण देता है। तो इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसमें आर्टिकल 22(1) क्या कह रहा है कि एवरी वन अरेस्टेड विल हैव द राइट टू नो द रीज़न फॉर द अरेस्ट। मतलब गिरफ्तार अगर किसी को किया जा रहा है तो उसको गिरफ्तार करने का कारण जानने का अधिकार है कि हमें किस कारण से आप गिरफ्तार कर रहे हैं, हमें आप कारण बताइए कि आप किस कारण से हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको कारण जानने का अधिकार है। वहीं दूसरा आर्टिकल 22(2) क्या कहता है कि ईच पर्सन अरेस्टेड विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। कि मतलब यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन इस 24 घंटे में यात्रा के समय को छोड़कर और अदालत की यदि छुट्टी है तो वो छोड़कर 24 घंटा मान लीजिए, तो आपने देखा होगा कि पुलिस क्या करती है कि शुक्रवार की रात को अरेस्ट करती है। कोई यदि मान लीजिए कि कोई कुख्यात, कोई बहुत बड़ा आदमी है जो मतलब आदमी कहें कि मतलब मर्डरर है, अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है, और उसको पुलिस बहुत दिन से ढूंढ रही है लेकिन मिल ही नहीं रहा है। तो पुलिस को खबर लग जाती है कि व्यक्ति कहाँ छुपा हुआ है, तो पुलिस क्या करती है कि उसको फ्राइडे को, शुक्रवार की शाम को अरेस्ट करती है कि कोर्ट तो खुली नहीं है, सैटरडे कोर्ट बंद रहेगी, संडे कोर्ट बंद रहेगी, और मंडे को पेश करेंगे। 2 दिन में वो जो उनकी खातेदारी, मेहमान नवाजी पुलिस करती है, ओह हो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो इस 24 घंटे में अगर अदालत की छुट्टी है तो वो 24 घंटे में शामिल नहीं किया जाएगा। और यदि यात्रा का समय, मतलब कि यूपी में किसी ने कोई अपराध किया है और उसको जाके आंध्र प्रदेश में पकड़ा है, तो आंध्र प्रदेश से यूपी तक लाने का जो समय है उसको भी उन 24 घंटे में शामिल नहीं किया जाएगा।
तो आर्टिकल 22(1) एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लें, फिर से देख लें। आर्टिकल 22(1) क्या कहता है कि हमें गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार जिस टाइम किया है उसके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश करना होगा। और तीसरा, आर्टिकल 22(3) इसमें एक चीज़ और है, आर्टिकल 22(2) में ही, इसी में एक मिनट, इसी में आर्टिकल 22(2) में ही ये भी कहा गया है कि हमें इट विल बी राइट टू कंसल्ट योर लॉयर, कि मतलब हमें अपने वकील से बात करने का भी अधिकार है, वकील से, अपने वकील से बात करने का भी अधिकार है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि आप वकील से बात नहीं कर सकते। हाँ भाई, हम वकील से, अगर हमको अरेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने वकील से भी बात कर सकते हैं, जो इसमें आर्टिकल 22(2) में दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 22(3). आर्टिकल 22(3) कहता है कि आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2) मतलब रीज़न जानने का अधिकार और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार और अपने वकील से बात करने का अधिकार, ये दोनों अधिकार समाप्त हो जाएंगे कब? जब पहला, टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी अलाइन, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए जो उस समय के लिए दुश्मन है। और दूसरा कि टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब किसी भी व्यक्ति को जो निवारक हिरासत के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में है। चिंता मत कीजिए, इनको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो पहला क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इन इज एन एनिमी अलाइन, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए जो उस समय के लिए दुश्मन है। तो इसमें आपने देखा होगा कि चुनाव के समय कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, या आपने देखा होगा कि पुलिस किसी को शक के आधार पर उठा लेती है। तो शक के आधार पर उठा लेना या कोई अपराधी है कि चुनाव के समय, किसी स्टेट में चुनाव हैं, तो आपने देखा होगा कि चुनाव के समय जिला मजिस्ट्रेट या कहें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम कह सकते हैं कलेक्टर एक लिस्ट जारी करता है लोगों की कि इनको जिला बदर की, वह डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है, ज़िले की सीमा से बाहर चले जाएं जब तक चुनाव नहीं होते हैं, मतलब वह व्यक्ति चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, आपके लिए लेटेस्ट एग्जाम्पल है अभी जम्मू कश्मीर में के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे फ़ारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। अभी इन तीनों लोगों को और कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था, मतलब उनको कैद करके रखा गया था, उनके ही घर में कैद करके रखा गया था। क्यों? सरकार का ऐसा मानना था, या ये कहें इंटेलिजेंस का ऐसा मानना था कि जो जम्मू कश्मीर के लिए जो बिल संसद में लाए जा रहे हैं उनका ये गलत तरीके से लोगों के सामने बताकर दंगे करवा सकते हैं, ऊधम करवा सकते हैं या माहौल को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गिरफ्तार करने के बाद ना तो इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे ना तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ना ही
उसको उसके वकील से बात करनी दी जाएगी, और ना ही उसको ये बताया जाएगा कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आर्टिकल 22(1), आर्टिकल 22(2) में जो राइट्स दिए गए हैं वो सब खत्म हो जाते हैं अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया जाता है। अब बात आती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट करने के बाद आप व्यक्ति को कब तक हिरासत में रख सकते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को यदि हिरासत में लिया जाता है तो उसे 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन 3 महीने से यदि ज़्यादा किसी व्यक्ति को रखना है तो उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है, जिस बोर्ड में हाई कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज या भूतपूर्व जज, मतलब पहले के जज, या वर्तमान कोई 2 जज, मतलब 3 लोगों की एक कमेटी या बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट का जज जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में जो जज है वो तो होगा ही होगा, जो इसका अध्यक्ष होगा। एक मिनट, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं। एक तो हाई कोर्ट का वर्तमान जज, ये अध्यक्ष होगा। इसके बाद 2 सदस्य होंगे, और 2 सदस्य कौन कौन होंगे, तो या तो भूतपूर्व जज हों हाई कोर्ट की, या वर्तमान जज हों हाई कोर्ट की। 3 लोगों का एक बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें प्रेजेंट हाई कोर्ट जज, जिसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसके बाद 2 वर्तमान हाई कोर्ट के जज या भूतपूर्व जज को शामिल करके एक बोर्ड बनाया जाएगा, जो उसकी निर्णय करेगा कि इस व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है या नहीं। तो आर्टिकल 22(4) क्या कहता है ये हमने आपको बता दिया, लेकिन इसको हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज्ड द डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months अनलेस, मतलब कि निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाला कोई कानून 3 महीने से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में यदि अरेस्ट किया जाता है तो उसे 3 महीने से ज़्यादा अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता। 3 महीने के से ज़्यादा यदि आपको अरेस्ट करके रखना है तो आपको एक बोर्ड का गठन करना होगा, जिसमें अध्यक्ष हाई कोर्ट का वर्तमान जज होगा, 2 सदस्य होंगे, जिसमें एक दोनों जो सदस्य हैं वो या तो भूतपूर्व जज होंगे, एक्स हाई कोर्ट जज होंगे, या फिर 2 प्रेजेंट के जज होंगे, जिनकी रिकमेंडेशन पर ही 3 महीने से ज़्यादा उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। अदरवाइज़ 3 महीने की अवधि कंप्लीट होने पर उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल 22(4) आपका यहीं कंप्लीट होता है। तो जो हमको दूसरा फंडामेंटल राइट्स दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा, राइट टू फ्रीडम, यहाँ आपका वो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा विस्तार से अपन ने इस चीज़ को देखा है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दी जाएंगी। तो ये था हमारा
आज का कार्यक्रम, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में, पॉलिटी के नेक्स्ट खंड में, हम तीसरे फंडामेंटल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करेंगे और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, ये था आज का कार्यक्रम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।